हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली ये जो टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट पोर्शन क्यों है, इसके पीछे रीज़न है। जब भी हम किसी कंडक्टर की या किसी डिवाइस की कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस का मतलब यहाँ से है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जब इसका मेजरमेंट करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स के पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं, वो सारे यहाँ यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस की बात जब भी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट टॉपिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वर्ड आया है हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक का मतलब सभी को मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैट का स्टार्टिंग पार्ट ही इलेक्ट्रिक से है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से है यहाँ पर। और कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस वर्ड आया है, अगर हम केवल कैपेसिटेंस वर्ड को एनालाइज करें तो कैपेसिटेंस वर्ड का एनालिसिस क्या निकलता है? इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम कंटेनिंग पावर। कैपेसिटेंस जो होता है वो एक एबिलिटी है, वो एक किसी कंटेनर की या किसी बॉडी की मैक्सिमम कंटेनिंग पावर को रिप्रेजेंट करने वाली जो एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स के थ्रू अपनी बात को रियलाइज करने की कोशिश करें तो क्या है कि जैसे आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम किसी लिक्विड्स को फिलअप करें, किसी लिक्विड्स को इसमें फिल करें, तो लिक्विड्स को फिल करने से क्या होता है, इसका लिक्विड्स की ग्रेविटेशनल हाइट इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल हाइट का जो सीक्वेंस है वो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इस कंटेनर में लिक्विड को पॉर किया, उसी टाइप से हम किसी कंडक्टर को अगर क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोवाइड करने से यहाँ पर क्या इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करने से उस कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट इंक्रीज करती है। जैसे किसी कंडक्टर को लिक्विड या किसी बॉडी को लिक्विड प्रोवाइड करने से उसकी ग्रेविटेशनल हाइट इंक्रीज करती है। इसका मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर को हम लोग मैक्सिमम, लेट कर लो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह दें, इसको हम लोगों ने मैक्सिमम 5 लीटर का एक 5 लीटर फ्लूइड हमने इसमें फिलअप कर दिया। इसका मतलब है इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम किसी कंडक्टर, जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर हो गया या कोई बॉडी हो गई, कोई अरेंजमेंट हो गया, इस अरेंजमेंट में अगर हम लोग मैक्सिमम कुछ अमाउंट में चार्ज को स्टोरेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम चार्ज देंगे तो उससे ज़्यादा का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारे सराउंडिंग्स में लीक कर जाएगा। लीक का मतलब है कि यहाँ से जो इसके अगल बगल की ये नियरेस्ट एयर होगी वो क्या हो जाएंगी, वो आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ का गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और आयंस में जब ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ लीकेज ऑफ चार्ज। उसी टाइप से अगर इस लिक्विड को, कंटेनर को अगर हम लिक्विड प्रोवाइड करेंगे और इस अमाउंट से ज़्यादा लिक्विड प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक कंटेनर की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा आप उसके लिक्विड नहीं, उससे ज़्यादा आप चार्ज उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, जैसे एक कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी जो होती है वो क्या शो करती है, मैक्सिमम कंटेनिंग पावर को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड होता है। ठीक है, जब हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो एक जनरल वर्ड है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है वो मैक्सिमम कंटेनिंग पावर ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होने वाला वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक कंपैरिजन करें दोनों सिस्टम्स के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग जब भी बेटा किसी कंटेनर्स को लिक्विड प्रोवाइड करेंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल हाइट इंक्रीज करेगी। इन सेम वे यहाँ क्या इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि दोनों में कंपैरिजन किस वर्ड का है, ग्रेविटेशनल हाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट। ग्रेविटेशनल हाइट और इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट को अगर हम यहाँ शो करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट मीन्स कौन आ गया, पोटेंशियल आ गया। वहाँ पर हम फ्लूइड देने से ग्रेविटेशनल हाइट को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर चार्ज देने से क्या इंक्रीज हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज,
जब भी हम किसी बॉडी को, किसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज से इंक्रीज क्या होगा, उसकी ग्रेविटेशनल हाइट नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट क्या करेगी, उसकी इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइट मीन्स क्या हो गया, पोटेंशियल यहाँ पर रिप्लेस कर देता है। तो ये जो फंडा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है चार्ज और पोटेंशियल्स के बीच का। तो अगर हम यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा कौन आएगा, Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट अप्लाई होगा और वो कांस्टेंट जो होता है वो कौन होता है, C होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो अगर आप इस तरह से कभी भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डिफाइंड ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ गिवन चार्ज टू रेज्ड पोटेंशियल। किसी भी बॉडी को, किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो चार्ज से उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो चार्ज और पोटेंशियल्स का जो रेशियो आएगा दैट रेशियो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, ये कैपेसिटेंस का फंडामेंटल और बेसिक फार्मूला है, इसको आप नोट करिए। और अगर हम इस फार्मूले से अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करना चाहें तो यूनिट क्या आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर यूनिट कैपेसिटेंस का। तो अगर आप देखें तो यूनिट अगर हम बात करें बेटा इसकी एसआई सिस्टम में, ठीक है, तो एसआई सिस्टम इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होती है, कूलम, सभी को मालूम है ये कूलम आ गया। और पोटेंशियल्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग हैं, वोल्ट। तो क्या यूनिट हो गई, कूलम अपॉन वोल्ट। दिस इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इन एसआई सिस्टम। और इस कूलम अपॉन वोल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैराड। इसको हम लोग जनरली फैराड में यूज करते हैं, इसको F से लिखा जाता है, इट इज आल्सो फैराड। इसका मतलब हो गया 1 फैराड। जो 1 फैराड होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग एसआई सिस्टम में फैराड या कूलम पर वोल्ट को यूज करते हैं कैपेसिटेंस के मेजरमेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम इसी की डिस्कशंस करें सीजीएस सिस्टम में अगर हम लिखेंगे तो क्या यूनिट आएगी इसकी, इन सीजीएस सिस्टम अगर हम रिप्रेजेंट करें इसकी यूनिट को, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट बेटा आएगी उसको अगर हम लिखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम। एसआई सिस्टम की बात अगर हम कर रहे थे तो इस तरह से ये चीज़ ऐसे निकली थी। अब अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे एमकेएस में चार्ज की बेटा यूनिट क्या है, कूलम्ब है, तो सीजीएस में क्या आएगा, स्टैट कूलम्ब। ओके, क्या आएगा यहाँ पर, स्टैट कूलम्ब आएगा। तो 1 कूलम्ब में कितने स्टैट कूलम्ब होते हैं, तो 1 कूलम्ब की वैल्यू जो होती है इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब कहते हैं इसको है। क्लियर हुआ, दिस इज द 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। तो 1 कूलम के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं स्टैट कूलम अपॉन, जैसे हम लोग एसआई सिस्टम में पोटेंशियल्स की यूनिट को क्या लिखते हैं, वोल्ट, उसी टाइप से स्टैट वोल्ट आएगा। और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैट वोल्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, अक्सर से आपको हायर क्लासेस में इसका जो है रिजल्ट्स यूज़ करने के लिए मिलता है। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम और 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। ठीक है, अगर हम इसको मैनिपुलेट करें तो ये 3 3 जा बेटा 9 हो जाएगा, इनटू ये 2 पावर ऊपर जाएंगी तो 10⁻⁴ क्या हो गया, 11। क्लियर हुआ, इसको क्या लिखेंगे हम, स्टैट कूलम्ब। फिर से अगर हम इस बात को रिपीट करें तो ये स्टैट कूलम्ब आ गया और अपॉन में क्या आ गया, ये स्टैट वोल्ट आ गया। क्लियर हुआ, तो ये 1 फैराड आ गया। और अगर हम इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो 1 फैराड इक्वल टू क्या हो गया, 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। क्या लिखेंगे इसको, स्टैट फैराड। ये आ गया 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड। दिस इज द इन एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, और ये हो गई इसकी वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको नोट करिए। हो गया। और अगर हम इस तरह से इसकी डायमेंशंस फाइंड करना है तो डायमेंशंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आता है। ठीक है, ये काफ़ी अप्लीकेबल है इसकी डायमेंशंस कैपेसिटेंस की, क्योंकि आगे आप जब पढ़ते हो
अल्टरनेटिंग करंट, तो सी सर्किट, आर सर्किट, वहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशंस में यूज होता है। तो अगर हम लोगों को डायमेंशंस फाइंड करना है कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? डायमेंशंस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए भी है क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे अभी हमने कहा कि कूलम्ब चार्ज की एसआई यूनिट है, और पोटेंशियल्स की एसआई यूनिट क्या है बेटा? वोल्ट है, और कैपेसिटेंस की क्या आ गई? कूलम्ब पर वोल्ट। तो ये इसकी एसआई यूनिट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लेंथ में, मास में, टाइम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, उनमें जब रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी क्वांटिटी की यूनिट को तो क्या बोलते हैं? उसको है फंडामेंटल यूनिट्स। और उसके लिए आपको डायमेंशंस बड़ा हेल्पफुल है। अगर आपने किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस फाइंड कर ली है तो डायमेंशंस को जब आप वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसकी फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। अभी हम इसको एक एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं। जैसे अब हम इसकी डायमेंशंस फाइंड करने जा रहे हैं तो आपने क्या देखा? C इज इक्वल टू जो बेसिक फार्मूला है क्या आ गया है? वो Q अपॉन V आ गया है, ठीक। और अगर हम इसको ब्रेक करें, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर Q की डायमेंशंस मालूम है तो आप यूज़ कर सकते हो, पोटेंशियल्स की भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर्स में पोटेंशियल्स की डायमेंशंस आपने यूज़ की है V इक्वल टू W अपॉन Q के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको ब्रेक कर दें तो और अच्छा रहेगा। Q है और V को आप क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल्स मीन्स वर्क अपॉन चार्ज, तो W अपॉन Q हो गया। तो C इज इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन W। अब ये डायमेंशंस हमें लर्न होती हैं, वर्क की डायमेंशन सभी को लर्न है, 11th में बहुत सारी टाइम्स आपने इसको यूज़ किया है। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो चार्ज की डायमेंशंस 80, तो ये डबल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो A की पावर 2 और T की पावर 2 आ गया। और वर्क की डायमेंशंस क्या आप यूज़ करेंगे? ml2 t-2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें तो डायमेंशंस क्या आ गई कैपेसिटेंस की? डायमेंशंस में आ गया बेटा m-1 l-2, ये ऊपर जाएंगी क्वांटिटीज़, और t की पावर -2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा? t की पावर 4 और a की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये डायमेंशंस निकल आई किस? कैपेसिटेंस की डायमेंशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी हम कह रहे थे इसके फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो आपने अभी जो यूनिट्स निकाला था, बताया हमने, वो उसकी एसआई यूनिट्स थी। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब है फंडामेंटल टर्म्स में इसको आप शो कर दो। तो फंडामेंटल टर्म्स में कैसे आएगा देखते हैं। इसको हैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात हम करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट हो गई इसकी, कैसे हो गई? इसको आप वर्ड्स में शो करिए। यहाँ पर जो मास m है वो किसको शो करता है? मास को, तो किलोग्राम -1 आ गया। लेंथ जो है वो मीटर को शो करता है, मीटर -2। सेकेंड की पावर 4 और A फॉर एम्पियर, तो एम्पियर की पावर 2। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या आ गई? कैपेसिटेंस की फंडामेंटल यूनिट आ गई। तो डायमेंशंस हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। डायमेंशंस अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायमेंशंस का आएगा तब तो हो ही जाएगा, लेकिन फंडामेंटल यूनिट आपको इससे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसका, ठीक है। नोट करिए इसको। अब हम देखते हैं पैरामीटर्स। कैपेसिटेंस का जो पैरामीटर्स है वो क्या है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस। तो और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हम करेंगे, कैसे ग्राफ्स हमें ड्रा करना होगा पैरामीटर्स के बीच में। तो जैसे अभी हम लोगों ने जो बेसिक फार्मूला बेटा देखा कैपेसिटेंस का, वो क्या आ गया है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये जो है बेसिक फार्मूला है। और आपके इन्फॉर्मेशंस के लिए हम एक बात और बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं और उन बेसिक्स फार्मूले पर पूरा इलेक्ट्रोस्टैट हमारा बिल्डअप होता है। जैसे अभी आपने जस्ट देखा, ये बेसिक फार्मूला है। इसके अलावा इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला F अपॉन Q0 यूज़ करते थे सभी लोग, ठीक है। और पोटेंशियल्स का बेसिक फार्मूला W अपॉन Q0 यूज़ करते थे, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम्स में, तो फ्लक्स का जो बेसिक फार्मूला था वो क्या था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। इस तरह से आपने ये कुछ बेसिक्स फार्मूले पढ़े हैं और इन्हीं बेसिक्स फार्मूले पर 1 2 3 4 उन्हीं बेसिक्स फार्मूले पर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स अप्लाइड होता है, ठीक है। इन्हीं से सारे रिजल्ट्स आप कंक्लूड करते हो, सारे रिजल्ट्स आप यहाँ से ऑब्टेन करते हो। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला ये हो गया, अब इस बेसिक फार्मूले से आप क्या क्या कंक्लूड करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग फाइंड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल फाइंड करते हैं। ये सारे जो बेसिक फार्मूले हैं इन्हीं से हम लोग बड़े से बड़े रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कैपेसिटेंस की बात अभी हमने की, ये C इज इक्वल टू क्या आ गया है? Q अपॉन V आ गया। इसका मतलब है
कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल्स का एक रेशियो है। और कैसा रेशियो है? कांस्टेंट रेशियो है। कांस्टेंट रेशियो हम क्यों कह रहे हैं? देखना, कांस्टेंट रेशियो बेटा इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक कंटेनर था, ठीक है, इस कंटेनर में आपने कोई फ्लूइड भरा है या नहीं भरा है, डजंट मैटर, मैक्सिमम कितना भर सकते हो ये कैपेसिटेंस है। ठीक, अगर ये कंटेनर हम पूरा का पूरा खाली कर दें, ठीक है, और हम कह दें कि अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो अभी कैपेसिटी इसकी 5 लीटर ही है। अभी इसकी कैपेसिटी क्या है बेटा? 5 लीटर ही है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम जब भी आपको फ्लूइड आपको भरना होगा तो मैक्सिमम आप 5 लीटर ही भर सकते हो। इसका मतलब है कि किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो उस कंडक्टर की कैपेसिटी जो होती है उसके अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल्स पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, जितना भी आप चार्ज दोगे वो उसमें स्टोर होता जाएगा और पोटेंशियल जो होगा उसी रेशियो में क्या करता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो सी जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और आपने इसके ओरिएंटेशंस को, अगर मान लो आपके पास ये कंटेनर है, आपने कंटेनर का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, जैसे 5 लीटर की बाल्टी है आपके पास, तो 5 लीटर की बाल्टी को अगर आपने ऐसे रख दिया उठा करके, तो इसकी कैपेसिटी अभी क्या रहेगी? 5 लीटर ही रहेगी। इसका मतलब है कि किसी कंडक्टर के ओरिएंटेशंस के कैपेसिटी उसकी चेंज नहीं होती है। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है कि कैपेसिटी जो होती है, पहला पॉइंट क्या हो गया? इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि ओरिएंटेशन से नहीं चेंज होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज से नहीं चेंज होगी, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल से कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओरिएंटेशंस देखा भी आपने। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटेंस जो होती है वो ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, चाहे वो जनरल कैपेसिटेंस हो या वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो, ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक मैक्सिमम स्टोरेज है, मैक्सिमम कंटेनिंग पावर है, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा कि आप किसी कंटेनर को परचेस करते हो किसी शॉप पर, आपको लेट कर लो एक बाल्टी खरीदना है, तो आप क्या कहते हो कि हमें 10 लीटर की एक बाल्टी चाहिए, एक 10 लीटर का कंटेनर चाहिए हमें। कभी आप ये नहीं कहोगे कि हमें -5 लीटर का ये कंटेनर दे दो, हमें 2 लीटर का -2 लीटर का कंटेनर दे दो। जब भी आप कैपेसिटी की बात करोगे, स्टोरेज पावर की बात करोगे, तो हमेशा पॉजिटिव वे में ही शो किया जाता है, इसलिए कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वे में शो किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा हम लोग बात करते हैं बेटा ग्राफ की, कि C और V जो पैरामीटर्स इसके हैं, Q और V, ये दो पैरामीटर्स हमारे सामने दिख रहे हैं। अगर हम इन पैरामीटर्स में ग्राफिकल तरीके से इसको शो करना चाहेंगे तो कैसे शो करेंगे? ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, ये डिपेंड किस पे करती है? इन पर तो डिपेंड नहीं करती है, देखा आपने है, ये साइज़ और शेप पर डिपेंड नहीं करती है। साइज़ और शेप पर जो है डिपेंड करेगी। अगर आपने इसका साइज़ चेंज कर दिया या शेप चेंज कर दिया, तब कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जिस मीडियम में आपने कंडक्टर को रखा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अभी तक हम कह रहे थे कि आपने एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी कंटेनर को चार्ज दे दिया, तो लिमिट से ज़्यादा चार्ज देने पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ की जो एयर होगी, वो क्या हो जाएगी? वो आयोनाइज हो जाएगी। तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में कोरोना डिस्चार्ज बताया था, तो कोरोना डिस्चार्ज का फिनोमिना होना है और चार्ज हमारा लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी टाइप से आपको अगर यहाँ पर आपने एक मैक्सिमम पावर्स, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा फ्लूइड दे दिया तो लीक कर जाएगा एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर का या सराउंडिंग मीडियम का बहुत बड़ा रोल है किसी कंडक्टर की कैपेसिटी में। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है, तो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेबल है कैपेसिटी हमारी? अभी आपने देखा था चार्ज और पोटेंशियल शो तो हो रहा, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटी हमारी डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना है। डिपेंड किस पे करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिपेंड करता है किसी कंडक्टर के साइज़ और शेप पर। ये साइज़ और शेप पर डिपेंड करेगा। अगर आपने शेप चेंज कर दिया, मान लो कंडक्टर को आपने कट कर दिया, ठीक है, तो उसका साइज चेंज हो गया, शेप चेंज कर देंगे आप, तो कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम्स। ये मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, या एयर में रखा हुआ है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी कैपेसिटी डिपेंड करती है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं ग्राफ्स, क्या ग्राफ्स कैसे फॉर्म होंगे कैपेसिटी के, देखते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है कैपेसिटेंस का बेटा, तो उसमें दो पैरामीटर्स हैं और ओवरऑल कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रोस्टैट की। तो इन तीनों में ग्राफ्स कैसे आएगा, अगर हम पहला ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, पहला ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं बिटवीन Q एंड V। ठीक है, Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब भी Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर C क्या होगा हमारा, बोलो, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तभी आपने क्या देखा कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज, लेट कर लो एक्स एक्सिस को हमने चार्ज एक्सिस बेटा बोल दिया और वाई एक्सिस को क्या बोल दिया, पोटेंशियल एक्सिस बोल दिया। तभी आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा चार्ज, कंडक्टर को अगर हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे और चार्ज इंक्रीज करता जाएगा तो उसी रेशियो में क्या इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल्स हमारा इंक्रीज करेगा। तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, और उस स्ट्रेट लाइन की क्या क्वालिटी होगी, उसका जो स्लोप होगा एक कांस्टेंट स्लोप होगा। ऐसे ये स्लोप जो होगा वो क्या होगा, ये स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट स्लोप का एक ग्राफ प्लॉट होगा। स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग होल द लाइन, पूरी लाइन का जो स्लोप होगा वो एक कांस्टेंट होगा। ये पहला ग्राफ आया। और अगर लेट कर लो ग्राफ हमारा आ गया Q और V के बीच में, जैसे अगर हम एक्सिस को कन्वर्ट कर दें तो इस तरह से ग्राफ आएगा ऐसे। तो V अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चार्ज इंक्रीज करने से ही हमारा V इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन आएगी उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। और ये स्लोप क्या शो करेगा, ये स्लोप शो करता है कैपेसिटेंस को। C इज इक्वल टू क्या देखा अभी आपने, Q अपॉन V। तो अगर आप इस लाइन के किसी भी पार्ट से, जैसे मान लो हमें ये पार्ट दे दिया, ऐसे ये पार्ट दे दिया हमें और हमने इस पार्ट से स्लोप फाइंड किया, तो ये जो एक्सिस है ये Q को शो करेगा और ये एक्सिस क्या शो करेगा, V को शो करेगा। अगर हम इसको दे दें नाम OAB नाम दे दें, ठीक है, तो स्लोप जो आएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। tan थीटा अगर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया बेटा, AB, और बेस का मतलब क्या हो गया, OB। और AB क्या शो करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज को शो करता है। ठीक है, और OB क्या शो करता है, पोटेंशियल को शो करता है। तो ये Q अपॉन V क्या हो गया, tan थीटा, और हमें मालूम है कि Q अपॉन V मीन्स क्या, कैपेसिटेंस। तो जो स्लोप आएगा, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो क्या शो करेगा, वो कैपेसिटेंस को शो करेगा। इस तरह से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ होगा। अब इस पर बोर्ड में भाई कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन आ गया कि Q है और ये V है, ठीक है, यहाँ पर आ गया और आपको दो मेटल्स के लिए दो स्लोप जनरेट किया गया ऐसे है। ये फॉर मेटल A है और ये फॉर मेटल B है। अब इन्होंने क्या कहा कि फॉर विच मेटल, A और B दो मेटल्स हैं, दोनों के लिए Q और V का वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो हुज कैपेसिटेंस इज ग्रेटर, फॉर A और फॉर B। तो अभी हमने कहा कि कैपेसिटेंस का मतलब है क्या, यहाँ पर Q और V ड्रॉ किया था, ये Q और V का था। अब ये देखो ध्यान से, ये V और Q का है। तो जैसे बताया हमने कि Q और V का जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस शो करेगा, तो V और Q का स्लोप क्या शो करेगा, कैपेसिटेंस का रिवर्स शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये Q और V में जो स्लोप ज़्यादा शो करेगा वो C को शो करेगा, और यहाँ पर V और Q में अगर स्लोप हमारा है तो जिसका स्लोप कम है वो C को ज़्यादा शो करेगा। तो यहाँ पर स्लोप कम किसका है, ये स्लोप जो है वो B का स्लोप कम है, ये CB है, और ये क्या है, ये CA है। तो अभी बताया हमने कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये Q और V है, ठीक है, तो V और Q का जो स्लोप आया यहाँ पर अगर आप देखें तो V अपॉन Q आएगा, tan थीटा क्या निकल के आएगा, बोलो बेटा, V अपॉन Q निकल के आएगा। और V अपॉन Q का मतलब क्या है, 1 अपॉन C। तो tan थीटा क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन C। इसका मतलब क्या है, लेस स्लोप मोर कैपेसिटेंस। इसमें क्या निकल के आ गया, मोर स्लोप मोर कैपेसिटेंस। इसमें क्या है, मोर स्लोप लेस कैपेसिटेंस। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, ग्राफ A का स्लोप ज़्यादा है। तो ग्राफ A का स्लोप अगर ज़्यादा है तो इसकी कैपेसिटेंस कम हो गई। ग्राफ B के लिए या मेटल B के लिए स्लोप कम है तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये ग्राफ ऐसे ही मिल गया हमें और हमने कैपेसिटेंस को जनरलाइज कर लिया और कैपेसिटेंस को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट्स है, जब भी हमारा ग्राफ V और Q में आएगा तो हम क्या कहेंगे, मोर स्लोप लेस कैपेसिटेंस।
जब Q और V में आएगा तो क्या कहेंगे, मोर स्लोप मोर कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है और क्वेश्चन आपका इसमें भी आ सकता है। ठीक है, इसको नोट करिए। इस तरह से ये Q और V का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, जहां पर स्लोप क्या करेगा, C को शो करेगा, यहाँ स्लोप क्या शो करेगा, 1/C को शो करेगा। और अगर हमारा ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ जाए, Q और V का ग्राफ हो गया। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा किसके किसके बीच में, C और Q के बीच में, सेकेंड ग्राफ आएगा C एंड Q। ठीक है, तो अभी हमने देखा था क्या कि C क्या होगा, कांस्टेंट है। C को आप चार्ज दे करके या चार्ज लेस करके C को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर हमारा ये एक्सिस लेट कर लो Q है और ये एक्सिस C है, ठीक है, तो Q को अगर आप इंक्रीज करोगे, Q आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंडक्टर को, तो इससे C की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये ग्राफ क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग चार्ज देयर इज नो चेंज इन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट्स ऑन गिविंग द चार्ज। ओके, और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट ग्राफ बेटा प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बोलो बेटा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं V और C के बीच में, तो फिर से वही रिजल्ट्स आएगा हमारा क्या, कि ऑन गिविंग और ऑन राइजिंग द पोटेंशियल कैपेसिटेंस नेवर चेंज। तो यहाँ पर भी ग्राफ क्या आएगा हमारा, एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपके यहाँ बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो ये बना लीजिए क्वेश्चंस में।